नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट का। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां के बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की जुबान फिसल गई जब उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी कह दिया। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडल से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की भी जुबान फिसल गई। उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारे पाकिस्तानी आतंकवादी कह दिया। सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है, भारत के लिए, कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनको उन्हें जवाब दिया। उनके जो आगे से हमारे मंत्री ने कुछ बोला है। इससे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी सेना पर विवादित बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते करते सेना पर ही विवादित बयान दे डाला। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश की मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मई तक टाल दी। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विजय शाह को राज्य सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, सरकार विजय शाह को बचा रही है। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से नए दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया और सुनवाई 19 मई तक के लिए टाल दी। विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उधर विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने भोपाल में राजभवन के सामने धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि जब तक विजय शाह हटाए नहीं जाते, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस ने सरकार और पुलिस पर विजय शाह को बचाने का आरोप लगाया है। तो मुझे तो लगता है कि कहीं वो अज्ञात नहीं हुए हैं। कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि कहाँ रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संरक्षण है। वहीं सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने कभी नैतिकता का पालन नहीं किया। न्यायालय के समक्ष सारा मसला है, तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को लेकर लगातार हमलावर है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर वो नहीं सुधरता है तो उसको फिर से सीधा करना पड़ेगा। मौका था हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत का। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ इस सभा में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे, जहां से उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई। इस वतन की को ताकतवर बनाने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इंसाफ को मजबूत करने के लिए आप दुआ फरमाइए। वो सुधरने वाले नहीं है, शायद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज गुजारे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में हज यात्रियों को लेकर जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाई गई। ओवैसी ने हज के लिए जा रहे लोगों से देश की सलामती के लिए दुआ करने की भी अपील की। आलमियत के लिए, इस वतन की को ताकतवर बनाने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इंसाफ को मजबूत करने के लिए आप दुआ फरमाइए। नहीं मालूम आपकी किसकी दुआ में तो तासीर होगी जो अल्लाह उन दुआओं को सुन ले। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट फिर शुरू करने का सुझाव दिया है, जिसका महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट कर कहा कि तुलबुल नेविगेशन बैराज के निर्माण को 1980 के दशक में शुरू किया गया था, लेकिन सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान के दबाव में इसे छोड़ना पड़ा। अब जब सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे। इसके तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े कर दिए। मैं ये कहना है कि
तुलबुल जो है उसको बराज को बनाएंगे, चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है। तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने करारा जवाब दिया और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सस्ते प्रचार के लिए और सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की अपनी अंधी लालसा के साथ आप ये स्वीकार करने से इनकार करती हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ सबसे बड़ा ऐतिहासिक विश्वासघात है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक का उद्घाटन किया। देश के खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने के लिए खास सेंटर को तैयार किया गया है ताकि देश के दुश्मनों को माकूल सबक सिखाया जा सके। मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक का उद्घाटन कई मायनों में खास है, जो देश के खुफिया तंत्र को इतना मजबूत करने वाला है जिससे भारत के खिलाफ हो रही हर साजिश को नाकाम किया जा सकेगा। नॉर्थ ब्लॉक में तैयार किए गए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इसे लेकर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर मैक का उद्घाटन किया। यह आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध और साइबर हमलों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों को एकजुट और समन्वित करते हुए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बीच में मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन बेहद अहम कदम माना जा रहा है, जो खुफिया जानकारी जुटाने के मामले में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। इसे बनाने में 500 करोड़ रुपए की लागत आई। आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को ये मजबूत बनाएगा, आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध पर लगाम लगाने में मददगार साबित होगा, साइबर हमले की चुनौती से निपटने में भी मदद करेगा, देश के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाएगा। मल्टी एजेंसी सेंटर ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने की क्षमता रखता है जिससे दुश्मन की हर नापाक चाल के खतरे को पहले ही खत्म किया जा सकेगा। वहीं कांग्रेस समेत कई दलों के सांसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान के झूठ को उजागर करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग देशों के दौरे पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। सरकार ने पाकिस्तान के साथ हुए हाल के सैन्य टकराव के बाद वैश्विक स्तर पर अपना पक्ष रखने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल कई देशों में भेजेगी, जिसमें 5-6 सांसद शामिल होंगे। ये प्रतिनिधि मंडल अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई समेत कई देश में जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में दूसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस फैसले को लेकर बात की। कांग्रेस ने इस फैसले का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग प्रतिनिधि मंडल विदेश जाएंगे, जिनमें बीजेपी से अनुराग ठाकुर, डी पुरेंदेश्वरी और समीक भट्टाचार्य, कांग्रेस से शशि थरूर और मनीष तिवारी, बीजेडी से सस्मित पात्रा तो शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, शिवसेना उद्धव गुट से प्रियंका चतुर्वेदी और एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले शामिल होंगी। शशि थरूर अमेरिका और ब्रिटेन जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करेंगे। जो निर्णय MEA लेगी वो भारत के लिए अच्छा ही होगा और हम पूरी ताकत से भारत सरकार के इंटरनेशनल इश्यूज पे हम भारत सरकार के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी है। प्रधानमंत्री ने 25 मई को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। भारत और पाकिस्तान में जैसे जैसे तनाव कम हो रहा है, सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है। देश के कई इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं पीएम मोदी जल्द ही एनडीए के मुख्यमंत्रियों संग बैठक की तैयारी में, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने 25 मई को केवल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, लेकिन अब वे चाहते हैं कि पाकिस्तान से होने वाले आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए सभी दलों के सांसद विदेश जाएं। राजनयिक पहल की सख्त जरूरत है, लेकिन ये दोहरे मापदंड क्यों? कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया है कि सरकार ने पहलगाम आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर पर 2 सर्वदलीय बैठक की, लेकिन दोनों बैठकों की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कांग्रेस संसद के विशेष सत्र की मांग भी कर रही है, लेकिन सरकार सहमत नहीं है। वहीं पार्टी का ये भी कहना है कि उसने सरकार के हर फैसले का समर्थन किया,
लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम के बयान से इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस को उन्होंने पशुपेश में डाल दिया है। चिदम्बरम ने कहा है कि बीजेपी जितना मजबूत कोई भी राजनीतिक दल नहीं है और इंडिया गठबंधन का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में चिदम्बरम ने पहले इंडिया गठबंधन की कमियां गिनाई और फिर बीजेपी की जमकर तारीफ की। My experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. It's a machine and the two machines control all the machinery of India. चिदम्बरम के बयान के बाद बीजेपी समेत एनडीए को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर हमले का मौका मिल गया है। इंडिया अलायंस नाम की कोई वस्तु धरती पे मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी अब कबूलनामा के तौर पर पी चिदम्बरम ने इसको मान लिया है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है। मैं उनके वक्तव्य से सहमत हूं। तो वहीं चिदम्बरम के बयान के बाद कुछ कांग्रेस के नेता उन्हें नसीहत भी देने लगे हैं। चिदम्बरम जी को भी बताना चाहिए किस तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है संगठन को और मजबूत करे, तो अपनी जो दक्षता है, अपनी जो समझ है वो लाएं और स्ट्रेंथन करें। वहीं भारत में तुर्की के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शहर शहर तुर्की के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग तुर्की से आने वाले सामान का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के बाद केरल के कोचीन एयरपोर्ट से भी तुर्की की कंपनी सेलेबी की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के लिए काम कर रही तुर्की की कंपनी सेलेबी की सेवाएं बंद किए जाने के बाद कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भी सेलेबी की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की के खिलाफ पूरे देश में नाराजगी है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय व्यापारियों ने तुर्की के साथ साथ अजरबैजान के साथ भी व्यापार बहिष्कार का बड़ा फैसला लिया है। व्यापार से लेकर वहां फिल्मों की शूटिंग तक रोकने का फैसला किया गया है। दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कॉन्फ्रेंस में आए 125 से अधिक शीर्ष कारोबारियों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। भारत से तुर्की जाने वाले पर्यटक भी अपने टिकट रद्द करवा रहे हैं, जिससे तुर्की को करोड़ों डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। टर्की कोई इतनी सस्ती डेस्टिनेशन भी नहीं है। नॉट ओनली होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग और जो बाकी पेरिफेरल्स हैं वो बहुत हैं, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका नुकसान होगा। दे विल फील द हीट। भारत के लोगों में जितना गुस्सा पाकिस्तान को लेकर है, उतना ही गुस्सा तुर्की को लेकर भी है। कल मेरठ में इसी को लेकर विवाद हो गया। प्रदर्शन कर रहे ये लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। दरअसल मेरठ के एक प्राइवेट कॉलेज में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ था। यहाँ तुर्की के साथ साथ कई और देशों से भी कुछ मेहमान आए थे, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना हिंदू संगठन से जुड़े इन लोगों को मिली, ये काले कपड़े लेकर कॉलेज पहुँच गए और अपनी देशभक्ति दिखाने लगे। भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! हिंदू संगठन से जुड़े हुए ये लोग कॉलेज के कर्मचारियों से भिड़ गए और उन्हें पाकिस्तानी कहने लगे। हिंदू हैं, हम भी हिंदू। बताओ हम भी हिंदू। आप कौन से हिंदू हो? हम भी मुस्लिम हिंदू लग रहे हो। मैं तो अगर नेगलिजेंस तो पूरे पाकिस्तानी लग रहे हो इस टाइम। बताओ तुम ना लग रहे पाकिस्तान। अब लोग कह रहे हैं कि हिंदू संगठन से जुड़े इन उपद्रवियों को अगर तुर्की के लोगों से दिक्कत है तो ये एयरपोर्ट के रनवे पर जाकर तुर्की से आने वाली फ्लाइट के नीचे क्यों नहीं लेट जाते और सरकार से क्यों नहीं पूछते कि जब उनका खून तुर्की को लेकर खौल रहा है तो इनके खून को ठंडा करने के लिए सरकार तुर्की से आने वाले लोगों को क्यों नहीं रोक रही है। सोचिए आप जिंदा है, लेकिन उसके बाद भी आपका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया जाए तो जिंदा होकर भी आप अपने जिंदा होने का प्रमाण ना दे पाए। ऐसी कहानी सिल्वर स्क्रीन पर कई बार देखी होगी, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर की समीना इसकी जीती जागती गवाह है। समीना को पहले उसके पति ने 3 तलाक दिया और फिर सरकारी दस्तावेजों से नाम काटने के लिए उसे मृत घोषित कर उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। समीना की माने तो इस षड्यंत्र में उसका पति, ससुर और नंबरदार शामिल हैं। मेरे ससुर ने और मेरे घर वाले ने, हमारे गांव के नंबरदार राजकुमार ने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। मेरा जीती जागती मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ये महिला अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुकी है और अब थक हार कर जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता
और पुलिस अधीक्षक यमुनानगर के पास पहुंची थी इस उम्मीद में कि उसे न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। सोचिए, समीना पिछले कई सालों से खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिस्टम उसे जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ऐसी सजा भुगत रही है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं, और जिसकी गलती है वो आजाद घूम रहा है और पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखा रहा है। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां एक बार फिर प्रदूषण की दस्तक हो गई है, जिसकी वजह से एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण यानी ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बूंदाबांदी के बाद मौसम जरूर सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन धूल भरी हवाओं के चलते प्रदूषण एक बार फिर चिंताजनक स्तर को पार कर गया है। वैसे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके चलते CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप ए की पाबंदियां लागू कर दी हैं। दम घोटू हवा होने की वजह से बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। इसीलिए ग्रैप ए लागू किया गया है। ग्रैप ए तब लगाया जाता है जब AQI 201 से 300 यानी खराब स्थिति में पहुंच जाती है। लिहाजा अब कूड़ा जलाने पर रोक के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन का उपयोग और धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव करना अनिवार्य होगा। वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में बेमौसम आंधी बारिश का कहर बरपा। कई जगहों पर पेड़ गिरे, बिजली के खंभे धराशायी हो गए, कई दीवार गिरी तो कहीं गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गई। मौसम की मार में एक शख्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। शुक्रवार शाम को मौसम की करवट फरीदाबाद में लोगों के लिए बड़ा संकट लेकर आई, जहां पर तेज आंधी के बाद हुई बारिश की वजह से हड़कंप मच गया। कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिर गए। पेड़ों के गिरने की वजह से सड़कें जाम हो गईं। कुछ मिनट की आंधी ने फरीदाबाद के कई इलाकों में तबाही का ट्रेलर दिखा दिया, जहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आया। कई इलाकों में आंधी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कुछ इलाकों में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, जिनसे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, तो कहीं पर दीवार गिरने से हादसा हो गया। इन हादसों में एक शख्स की जान चली गई तो करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंधी बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ और खंभे सड़क पर गिर गए, जिन्हें हटाने के लिए JCB का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सड़क पर पेड़ गिरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रशासन हालात को ठीक करने में जुटा है। सड़कों को खाली कराने के लिए कर्मचारी लगातार मशक्कत कर रहे हैं। बदन पर वर्दी हो तो कुछ लोग कानून को अपनी जागीर समझने लगते हैं। यूपी के हाथरस में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां आरोप लगा है कि बस का किराया मांगने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने चालान ही काट दिया। सड़क पर खड़ी ये वही बस है जिसका ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने चालान किया है। बस के कंडक्टर ने वीडियो बनाया और यात्रियों की गवाही कैमरे में कैद की। इनसे दिमानी से क्या कहा था मैंने? 17 रुपए किराया तो मांगा, सासी तक जाना। बस का किराया सिर्फ 17 रुपए था, लेकिन आरोप है कि सरकारी बस में सवार ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जेब से वो भी नहीं निकला। विवाद बढ़ा तो पुलिसकर्मी ने बस को बीच रास्ते में ही रुकवा लिया और फोटो खींचकर चालान काट दिया। अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सफाई भी सुनिए। गाड़ी जो है वो पूरा एरी से जा रहा है और सवारी है, तो मैं उसकी गाड़ी सवारी है, दुकान की सवारी है। अगर ये सवारी को दुनिया का क्या है तो उनका फीडबैक तो चला दे, गाड़ी पूरा सही चलाएगा, इतना है कि वो करेगा। ये बस हाथरस से अलीगढ़ जा रही थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी के चलते यात्रियों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार के नवादा जिले में बीती रात बाइक पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद तनाव पैदा हो गया। 2 मोहल्ले के लोग आमने सामने आ गए। गोलियों की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बिहार के नवादा जिले में शुक्रवार शाम को जमकर बवाल हुआ। बुंदेलखंड इलाके के पारनवदा में 2 मोहल्ले के लोग बाइक पार्किंग को लेकर आमने सामने आ गए। कहा-सुनी से शुरू हुई बात पथराव तक पहुंच गई। मिर्जा टोली और बड़ी दरगाह मोहल्ले के लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने इस दौरान फायरिंग भी की,
दो मोहल्ले के लोगों के टकराव के बीच गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई और सीसीटीवी में मारपीट और हंगामे की तस्वीर कैद हो गई। विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने लोगों को समझाने की कोशिश की। हिंसक हालात की वजह से इलाके में दुकानें बंद हो गई, लोग अपने घरों की ओर जाते दिखे तो पुलिस ने भी पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। पुलिस का दावा है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दो लड़कों के बीच में बाइक को एक गली में घुसाने को लेकर लड़ाई हुई। और अब बात कोलकाता की, जहां एसएससी टीचर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को हुए लाठीचार्ज के बाद शुक्रवार को भी टीचर सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। बीजेपी ने भी टीचर्स के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है। गुरुवार को कोलकाता में विकास भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई शिक्षक घायल हो गए थे। बावजूद इसके इनका हौसला नहीं टूटा और शुक्रवार को भी हजारों की संख्या में शिक्षक सड़कों पर उतर आए। अपने हक की मांग करते हुए ममता सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई, नारेबाजी की और हक मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द कर दी गई थी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद ये शिक्षक सड़क पर आ गए हैं, जिनका आरोप है कि कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार में शामिल थे, न कि उन पर जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी हासिल की थी। वहीं अपनी बहाली की मांग कर रहे शिक्षकों को बीजेपी का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारा पूरा सपोर्ट है। ये लोग जो डिमांड कर रहा है लेजिटिमेट डिमांड, और इसके जो इसको मैंने पूरा दिक्कत किया है, ये इशू जो बनाया है वो खुद सीएम है। और अब बात जम्मू के कठुआ की, जहां आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर दिहाड़ी मजदूर करने वाले कुछ लोगों की झुग्गियों में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया कि इसे देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। कठुआ में आग ने जमकर उत्पात मचाया। भीषण लपटों का ऐसा तांडव देखने को मिला कि हर कोई खौफजदा हो गया। मैदान में बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हवा की वजह से तेजी से भड़की आग ने किसी को सोचने समझने तक का मौका नहीं दिया। लोग अपनी झुग्गी को बचाने की कोशिश करते, उसके पहले ही लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि इसने कुछ ही देर में झुग्गी और इसमें रखे सामान को जलाकर पूरी तरह खाक कर दिया। झुग्गी में रहने वाले लोगों की आंखों में इस बर्बादी का दर्द साफ दिखाई दिया, जो आग के विकराल रूप के आगे बेबस थे। स्थानीय लोगों ने एक बच्चे को आग की लपटों से बचाया। वहीं फायर ब्रिगेड ने भी आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक इस भीषण आग में एक परिवार की सारी जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। तीन कुलियां थी शायद सर, उनकी 3 थी, तो वो जल के राख हो गई। खाने पीने का जो भी था, कनक आटा, मतलब पैसा जो भी था, सब कुछ राख हो। वहीं लखनऊ के किसान पथ पर चलती डबल डेकर बस में आग लगने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। यूपी परिवहन विभाग ने आरआई गोरखपुर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही बस कंपनी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जलती हुई बस की इन तस्वीरों को देखने के बाद पूरा देश सहम गया था, जहां पर लखनऊ के किसान पथ पर बिहार जा रही डबल डेकर बस अचानक ही आग की लपटों में घिर गई थी। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसे लेकर यूपी परिवहन निगम ने भी जांच की तो आरोप बिल्कुल सही पाए गए, जिसके बाद एक्शन शुरू हो गया है। तत्कालीन गोरखपुर आरआई राघव कुशवाहा सस्पेंड किए गए। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट बस चलाने की जानकारी मिली। परिवहन विभाग की एनीवेयर फिटनेस स्कीम के दुरुपयोग का पता चला। बस बॉडी कोड के उल्लंघन की बात सामने आई। अब 1 साल में विभाग एनीवेयर फिटनेस के सारे डाटा निकालेगा। 1 साल में रजिस्टर हुए एनीवेयर फिटनेस मामलों की दोबारा जांच की जाएगी। हादसे का शिकार हुई बस पर कुल 66 चालान हुए थे। बस में 80 से ज्यादा यात्री सवार थे, जबकि मानक के हिसाब से सिर्फ 80 सीट होनी चाहिए थी। फिटनेस में कुछ दिक्कतें थी। इसमें ऐसा लगता है कि फिटनेस वास्तव में बस वहाँ नहीं गई थी और उसके फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए गए थे। वहीं वाराणसी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में खाने को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल कार्यक्रम में आए लोगों के लिए खाना कम पड़ गया था, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा है। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं,
जहां पर हरहुआ इलाके के इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। बीजेपी विधायक और कई अधिकारी मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम में खाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग कतार में लगकर खाना खाने की कोशिश करते दिखे। खाने के स्टॉल के पास लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। महिलाएं और बच्चे भी कतार में लगकर खाना लेने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इंतजाम सही नहीं होने की वजह से कई सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाया, जिसे लेकर अब सियासत भी गर्म होती दिख रही है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है और सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो डालकर पोस्ट किया है। वाराणसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में भूखे लौटे 100 दूल्हा दुल्हन, मंत्री विधायकों के सामने हंगामा, खाना छोड़कर भागे कर्मचारी। भाजपाई कोरोना दान का तो खा गए, अब क्या कन्यादान का भी शर्मनाक। भले ही अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा हो, लेकिन सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले अधिकारी इसे सामान्य बता रहे हैं।